नमस्कार। हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आप जानते ही हैं कि ये आपका चैनल है और आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चलाते हैं, तो आपको चैनल आपका बैंक चलाने में सुविधा हो, इसलिए हम रेगुलेटरी गाइडलाइंस है और उसके ऊपर हम हमेशा कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। हमारी एक सीरीज़ चल रही है मास्टर डायरेक्शंस, वो तो चलती रहेगी क्योंकि उसमें बहुत सारे सर्कुलर्स हैं। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं बीच में, जहाँ पे जो सीरीज़ है वहाँ पे हम लोग ब्रेक लेके नया टॉपिक छेड़ते हैं। अभी बीच में क्या हुआ कि कुछ बैंकों के इंस्पेक्शन रिपोर्ट आए और इन इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आरएआर जिसको हम कहते हैं, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, इसमें रिज़र्व बैंक के इंस्पेक्टर ने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसकी हम लोग तैयारी नहीं करते हैं। एक सवाल ऐसा था जो पुराना ही है, आप जानते हैं कि भाई तुम्हारे बोर्ड में 8 या 10 या 11 या 12 बंदे ऐसे हैं कि जिनका 10 साल के ऊपर कार्यकाल हो गया है, वो तो छोड़ो, हम कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने और एक चीज़ इसके बारे में कही, वो ये थी कि आपके बोर्ड में आपका सक्सेशन प्लानिंग क्या है? मैं शायद 4-6 महीने के पहले सक्सेशन प्लानिंग इन द बोर्ड, इसके ऊपर मैं कुछ टॉपिक छेड़ चुका हूँ, डिटेल में बात नहीं की थी है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि लगभग 1300-1400 जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है, वो 10 साल का जो टेन्योर का सिलसिला है, वो इम्पैक्ट होने वाला है, उसका इम्पैक्ट होने वाला है। और कई बार ऐसे होगा कि बोर्ड में पूरे के पूरे नए मेंबर्स आ जाएँगे, फिर बैंक चलाना इतना आसान नहीं होता है, मेंबर्स नए होते हैं। तो उसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि पूरा बैंक ही डिसीजन मेकिंग के एक शेल में या एक ककून में चला जाएगा, क्योंकि हमने सक्सेशन प्लानिंग ढंग से नहीं की। देर आए दुरुस्त आए, नहीं की कोई बात नहीं। अब क्या करना चाहिए? अभी जो हमारा बोर्ड है, कल या परसों जाके ये 10 साल का टेन्योर हमें लगने वाला है और हमारे बहुत सारे बंदे बैठने वाले हैं। दे विल नॉट बी अलाउड टू बी इलेक्टेड, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हुआ है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं या स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी होती है, उन्हें आदेश दे दिया गया है कि भाई आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का इलेक्शन करोगे तो ये जो 10 साल का टेन्योर वाला मामला है वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करो। तो वो करेंगे। एक जो डिफेंस पहले था, वो डिफेंस अभी चला जाएगा। तो आज का हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि भाई हम लोग हमारे बोर्ड में सक्सेशन प्लानिंग किस तरह से करेंगे। इसमें तुम्हारे सीईओ का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग चेयरमैन और की मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, इनका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या-क्या हम देखना चाहते हैं, क्या-क्या इसके बारे में हम लोग सोचना चाहते हैं। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि भाई जो रिज़र्व बैंक के डायरेक्टर होने के लिए नॉर्म्स है ना, वो नेगोशिएट नहीं होते हैं। उनके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। सेक्शन 10A(2) का जो एक्सपीरियंस का मामला है, उसमें कुछ नेगोशिएशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया 24/7 होना चाहिए। तो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया आपको देखना है। और एक चीज़ आपको देखनी है, सक्सेशन प्लानिंग करते वक़्त आपको आपके एग्ज़िस्टिंग बोर्ड का इवैल्यूएशन करना है। मैं जो पॉइंट्स बोलने वाला हूँ, उसके ऊपर आपके बोर्ड का पूरा आपका इवैल्यूएशन मैट्रिक्स तैयार होना चाहिए कि हमारे कौन से बंदे आगे जाके कंटिन्यू हो सकते हैं। ऑब्वियसली जिनका 10 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। लेकिन दूसरे जो बंदे होंगे जिनका 10 साल हुआ नहीं है, उनका इवैल्यूएशन, सेल्फ असेसमेंट या इंडिपेंडेंट असेसमेंट होना ज़रूरी है, वेदर द पर्सन हैज़ कंट्रीब्यूटेड फॉर द वेल-बीइंग एंड द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ द बैंक। दैट इज़ टू बी सीन बाय द पीपल हू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिज़नेस कंटिन्यूटी ऑफ अ बैंक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है। और छोटी-छोटी चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ ऐसी है कि जो भी डायरेक्टर होगा सक्सेशन प्लानिंग करते वक़्त, या जो भी डायरेक्टर आप आगे के लिए सोचेंगे, आपको क्या सोचना है? फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए। ही शुड बी फाइनेंशियली साउंड। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हम लोग बहुत सारी बात कर चुके हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि जो मेरे लिए लॉयल है उसको मैं डायरेक्टर बनाऊंगा। नो, लॉयल्टी, यू कांट प्रमोट फ्रॉम लॉयल्टी, बिकॉज लॉयल्टी तो चाहिए लेकिन लॉयल्टी इज नॉट सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है। टेन्योर और एज रिस्ट्रिक्शन, टेन्योर की बात हम कई बार कर चुके हैं, एज रिस्ट्रिक्शन कुछ है नहीं है, देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कि भाई 70 साल के ऊपर बंदे को टालो। अगर ड्यूरिंग द टेन्योर बंदा 70 साल का हो रहा है तो उसको जयराम जी की कहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजर्व बैंक कहीं नहीं कहता है, बीआरआई कहीं नहीं कहता है, डेमोक्रेसी में 70 ईयर्स। तुम ये मुझे पूछोगे यार, वो हमारे प्रधानमंत्री तो 75 साल के हैं, लेकिन आपको बात सोचनी चाहिए, प्रधानमंत्री कोई बैंक नहीं चलाते हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं चलाते हैं, वो देश चलाते हैं। तो ये कंपैरिजन मत करना कभी भी। लेकिन एज रिस्ट्रिक्शन के बारे में मेरा ये मानना है कि एक तो मैक्सिमम टेन्योर का आप जानते ही हैं क्या होना चाहिए, एज एज फार एज पॉसिबल 70 साल के ऊपर मत रखो। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये है कि आपके बाद कौन, ये जो चीज है, ये चीज आपको ढूंढनी है। उसका इम्प्लीकेशंस क्या है? सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपका जो करंट बोर्ड है उसमें आपको 3 या 4 साल पहले ही सक्सेशन प्लानिंग करना जरूरी है, क्योंकि आपका बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट होता है हर 5 साल में। उसके 2-3 साल पहले आपका सक्सेशन प्लानिंग होना चाहिए। और जो बेसिक लीगल कंडीशन होती है कि 2 साल मेंबर चाहिए वगैरह वगैरह, वो तो आप देखोगे। लेकिन 2-3 साल अगर एडवांस में करोगे तो उसके साथ में आपको ये भी देखना है कि आपके बोर्ड का करंट स्किल सेट क्या है। प्रोफेशनल डायरेक्टर्स भी आपको लगने वाले हैं, लेकिन अगर आपके बोर्ड में बैंकिंग एक्सपीरियंस वाला बंदा है, रिस्क मैनेजमेंट वाला बंदा है, साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा है, लॉ और ऑडिट वाला बंदा है, बहुत बढ़िया। नहीं है तो लाओ, अगर नहीं है तो लाओ। दूसरा ऐसा है कि सिर्फ टेन्योर के लिए रिप्लेस करना है क्या, दैट इज वन कंडीशन, स्किल सेट के लिए भी करना है। कोई बंदा सोशल काम कर रहा है और सोशल काम करने की वजह से वो बोर्ड में है, that can no longer be the condition. It is the skill set that is important, experience set that is important. और आपको एग्जिस्टिंग बोर्ड में आपको वो गैप्स आइडेंटिफाई करनी है। आपको रिजर्व बैंक की तरह सोचना है। अगर आप रिजर्व बैंक की तरह सोचोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हमारे बोर्ड में गैप्स क्या है, बोर्ड के स्किल सेट्स क्या है और हमारी स्किल सेट्स की गैप क्या है। बोर्ड के स्किल सेट्स में स्किल एरिया, एज, रिमेनिंग टेन्योर, आरबीआई किस तरह से विजुअलाइज करती है, चेयरमैन कौन होगा, कौन सक्सीड करेगा, ये सब चीजें देखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि कई लोग 30-40 साल से डायरेक्टर बने हुए हैं, दे आर नॉट अलाउड टू कंटिन्यू। अभी जो कूलिंग पीरियड का ड्राफ्ट गाइडलाइंस आया नहीं है, लेकिन वो आएगा। तो वाया बीओएम अगर अगर आप बैंक को कंट्रोल करना चाहते हो तो वो रिजर्व बैंक मानेगा नहीं। लेकिन बीओएम हैज टू बी यूज एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल टू डेवलप सक्सेशन प्लानिंग। आप यह 10 मेंबर का बीओएम बना सकते हो। अगले सक्सेशन के लिए इसी समय पे बीओएम इस तरह से बनाओ कि स्किल सेट मैच्योर होगा, मैप करते जाओ, बीओएम के मेंबर्स को बोर्ड में मैप करते जाओ। आज जब शुरुआत करोगे तो 5-6 साल में आपका सक्सेशन प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से होगा। क्रिटिकल सक्सेशन प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या कोई 1-2 मेंबर ऐसे होते हैं कि वो इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। कोई नहीं होता इनसिग्निफिकेंट, बैंक चलती है। आपको ये देखना है कि आप किस तरह से रिप्लेसमेंट एवरी 5 इयर्स किस तरह से बिल्ड करोगे, रोल आइडेंटिफाई करो बैंक में क्या होंगे, और कंप्लीट सक्सेशन प्लान बना के शॉर्ट टर्म प्लान करो, लॉन्ग टर्म प्लान करो और उस हिसाब से करो। और रिजर्व बैंक के जो इंस्पेक्शन होंगे, वो इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन आपको किस तरह से डील करने हैं, किस तरह से तो आप तो आपको ये देखना पड़ेगा कि
आप जब सक्सेशन प्लान करोगे उसमें आपको प्राइमरी सक्सेशन क्या होगा, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होगा, ये तीनों चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा। प्राइमरी यानी इमीडिएट सक्सेशन जो आपको करना पड़ेगा वो आपको देखना पड़ेगा, और कहीं लेटेंट सक्सेशन जिसको हम कहते हैं कि बाद में सक्सेशन करेंगे, वो भी आपको सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। आरबीआई किस चीज़ को फेवरेबली देखती है? आरबीआई उस चीज़ को फेवरेबली देखती है जहाँ पे आपके पास प्रोफेशनल डायरेक्टर्स है, कोऑपरेटिव डायरेक्टर्स है, और रिजर्व बैंक का फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया आप अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। रिटायर्ड बैंकर्स को लेके आओ, क्योंकि बैंकिंग के बारे में हर कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं होता है, लेकिन अगर बैंकिंग में काम किया हुआ बंदा अगर आपके बोर्ड में एक भी आता है, तो आपको रिजर्व बैंक आपकी बोर्ड को अच्छी तरह से देखती है, और हर साल आपको आपके बोर्ड का फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया रिव्यू करना ज़रूरी है। यू हैव टू चेक एवरी ईयर कि भाई हम आपके डायरेक्टर्स कंटिन्यूअसली फिट एंड प्रॉपर तो है। सो देयर हैज़ टू बी अ सक्सेशन पॉलिसी विद इन द बोर्ड, एंड दैट पॉलिसी must incorporate a condition that all the members of the board, their performance and their fit and proper criteria situation would be reviewed every year. This will give a lot of comfort to the regulator as well कि भाई यू आर वर्किंग इन अ प्रोफेशनल मैनर। फॉर्मलाइज करो ये पॉलिसी, और ये जब आप पॉलिसी फॉर्मलाइज करोगे, रिजर्व बैंक का इंस्पेक्टर जब आता है तब वो पूरी कुंडली देखता है आपके बोर्ड की। वो जब कुंडली देखेगा और आपका काम करने का तरीका देखेगा, सो देयर विल बी अ डिफरेंट कंफर्ट जिसको हम कहते हैं, वो रेगुलेटर को आ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि आपको सोचना चाहिए ये है कि सक्सेशन प्लानिंग आप उस दिन तक नहीं करते हो जब तक कोई आपत्ति नहीं आती। कोई बंदा अगर इनएलिजिबल हो जाता है उसके बाद में आप सक्सेशन का सोचते हैं, वो गलत है। यू मस्ट हैव अ प्लान, यू मस्ट हैव पीपल आइडेंटिफाइड एंड यू मस्ट हैव पीपल रेडी टू सक्सीड। उसी बंदे को बार-बार रीअपॉइंट करना ठीक चीज़ नहीं है। दिस डज़न्ट ऑगर वेल फॉर द बैंक। बोर्ड में प्रोफेशनल डायरेक्टर नहीं है, गलत बात है। आपको किसी भी तरह प्रोफेशनल डायरेक्टर्स आपको आइडेंटिफाई करके रखने हैं, 4 या 5 जो रहेंगे। सक्सेशन नॉर्मली क्या होता है, सक्सेशन के बारे में बोर्ड में डिस्कशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। सो दैट इम्प्लीमेंटेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड की बहुत सारी सब कमिटीज होती हैं। कई बैंकों में मैंने देखा है कि सब कमिटी के लिए अलग-अलग चेयरमैन बनाते हैं, कई बैंकों में नहीं बनाते। बनाओ, हर एक सब कमिटी का चेयरमैन आइडेंटिफाई करो, बिकॉज़ यू आर ट्राइंग टू गिव हिम अ रोल एंड देन असेस हिज परफॉर्मेंस एज़ द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी। कितना पढ़ाई करता है, कितना कंट्रीब्यूशन है, हाउ द कमिटी इज़ रन, हाउ द कमिटी इज़ हैंडलिंग इट्स डोमेन बिज़नेस। जैसे कि ऑडिट कमिटी है, नॉर्मली आप देखोगे रिजर्व बैंक का इंस्पेक्शन जब आता है, जो इंस्पेक्टर जो आता है वो आपके बोर्ड मिनट्स देखता है और वो ऑडिट कमिटी देखता है। देयर आर ऑलमोस्ट ऑलवेज सीवियर स्ट्रिक्चर्स ऑन द ऑडिट कमिटी। क्यों सीवियर स्ट्रिक्चर आते हैं? कंप्लायंस को हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और रिजर्व बैंक का पूरा नजरिया बदल चुका है। जो टाइमलाइंस है ना, आपने डिसाइड की हुई टाइमलाइंस है, भाई 45 दिन में कंप्लायंस रिपोर्ट ब्रांच से आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, डंडे बरसाओ, डंडे बरसाओ। कन्वर्ट दैट इनटू एन अकाउंटेबिलिटी फैक्टर, क्योंकि आप लोग नॉर्मली दे देगा यार, वो कंप्लायंस दे देगा। कई बार ऐसा होता है कि बोरोवर के बारे में भी हम लोग लीनियंट व्यू लेते हैं, मत लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है कि अभी जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट आया है, छोटे बैंकों के लिए नहीं है, लेकिन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में नॉर्मली आपने एश्योरेंस फंक्शन का जो काम होता है वो ऑडिट कमेटी में डिस्कशन होना चाहिए। मैंने बहुत कम ऑडिट कमिटीज को देखा है कि वो स्टॉक ऑडिट के रिपोर्ट्स डिस्कस करते हैं, वो सीधे क्रेडिट कमेटी में जाते हैं, वो गलत है। ऑडिट कमेटी मस्ट नो कि स्टॉक ऑडिट में क्या फाइंडिंग्स है और किस तरह से हो रहा है। ये सक्सेशन प्लानिंग में तुम्हारा जो ऑडिट कमेटी का चेयरमैन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। जो बंदा क्रेडिट कमेटी में है वही ऑडिट कमेटी में अगर आया तो यू आर क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
रिजर्व बैंक तुम्हारे बोर्ड को किस तरह से देखती है, ये भी जानना जरूरी है। एक जैसे मैंने कहा कि सक्सेशन प्लान है या नहीं है, आपके पास क्लियर विजन है क्या कि अगला चेयरमैन कौन होगा? क्या आपने ये डॉक्यूमेंट किया है? दैट इज व्हाट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉर्मली सीज। क्या आपके पास एडिशनल बैंकिंग प्रोफेशनल रेडी है बोर्ड में आने के लिए? सडनली लीडरशिप अगर गैप आ जाता है, खुदा न खास्ता कुछ हो गया, चेयरमैन को ही कुछ हो गया, क्या करने वाले हो? इज द बैकअप प्लान रेडी, documented, minuted, whether it is covered in the policy? All these things are required to be seen by you। और मेरा ये मानना है कि हमारे बोर्ड सक्सेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। समय आ गया है कि आपको ध्यान देना ज़रूरी है। ये सर्कुलर में नहीं आ रहा है, ये आपकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के थ्रू आ रहा है, और इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, क्योंकि अभी इंस्पेक्शन का दौर इस मार्च के बाद चालू होगा, तो उसके पहले आपकी तैयारी पूरी हो जाए, इसलिए मैंने ये टॉपिक छेड़ा है। आपको अगर मेरे विचार या वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सवाल पूछिएगा। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक का बटन नहीं दबाते, दबाओ यार, वीडियो औरों तक भी पहुंचता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।